डेफिनेशन सारी है, लिख लेना। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। मैं क्यों बोल रही हूँ कि आजकल ना बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो इक्विडिस्टेंट। कौन से पॉइंट्स? ऐसे सारे पॉइंट्स हमने ना एक सेंटर पॉइंट मानकर एक फिक्स्ड पॉइंट बना दिया, उसके आसपास इक्वल डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए, मार्क करने शुरू कर दिए। उन सबको जब हमने ट्रेस किया तो एक सर्कल की शेप बनकर आई हमारे पास। जैसे एक जो शेप बनकर आई उसको हमने नाम दिया सर्कल। सो सर्कल इज द उसका एक सेंटर होता है, इक्वल डिस्टेंस इज रेडियस, और जो पाथ ट्रेस किया उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। बाउंड्री जो ट्रेस की, सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो सर्कल के बनने से ना पूरा प्लेन तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इनसाइड द सर्कल, एक होता है ऑन द सर्कल, और एक होता है आउटसाइड द सर्कल। अगर पिछली वाली एनसीईआरटी देखोगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इफ यू आस्क मी, आई ऑल्सो शेयर द पिक्चर्स इन द ग्रुप। सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, एक्सटीरियर इंटीरियर ऑन द सर्कल। तीन पार्ट्स बन जाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगी तो आपके पास तीन बाउंड्रीज हैं। एक तो आप लाइन पे खड़े हो, हम कहते हैं लाइन पे खड़े हैं। स्टैपू प्ले करते हैं तो हम कहते हैं ना, यू आर स्टैंडिंग ऑन द लाइन। एक उसके अंदर, एक उसके बाहर। यू थ्रो दैट, जो हम उसका वो होता है, डाइस होता है, जो भी होता है, उसको थ्रो करते हैं तो इट शुड लैंड इनसाइड। इट शुड नॉट बी ऑन द लाइन, इट शुड बी नॉट बी आउटसाइड द लाइन, होता है ना। तो वही हमारा बाउंड्री होता है कि अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तीन रीजन्स बनेंगे, इनसाइड, ऑन एंड आउटसाइड। ठीक हो गया। तो अब इस सर्कल पर इफ आई टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, मैंने दो पॉइंट्स लिए बाउंड्री पर, अगर मैं थ्रू सर्कल इन्हें ज्वाइन करती हूं, सर्कुलर पाथ, वो होती है आर्क, ये वाला। सबसे अच्छा है, जैसे बैंगल लेते हैं, कांच की बैंगल कभी भी देखना, जब टूट जाती है तो जो हिस्सा आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है। अब ब्रोकन बैंगल अंदर से खाली है बिल्कुल, सिर्फ उसकी बाउंड्री वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? आर्क क्या हुआ? ब्रोकन बैंगल। छोटी वाली है तो माइनर आर्क, बड़ी वाली है तो मेजर आर्क। नाम से पता लगेगा, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। ठीक हो गया। अब ये पी क्यू जब मैंने ऐसे आर्क बनाई सर्कल में, अगर मैं इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, लिखो इसको पी क्यू, बस ऐसे फिगर बनाते रहो सो दैट यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। पी क्यू हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए, तो जो स्ट्रेट पाथ होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स बनती हैं, और जो कॉर्ड सेंटर से पास करे उसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो डायामीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। डायामीटर इज अ स्ट्रेट लाइन। उसकी लेंथ होती है टू टाइम्स रेडियस, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। डायामीटर हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर मैंने ए बी लिए हैं और सेंटर ओ है, तो एओ बी इज अ लाइन। एंगल एओ बी कितना होगा फिर? 180 डिग्री। एंगल एओ बी हो जाएगा 180 डिग्रीज। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लिखो, डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। इससे बड़ी और कोई कॉर्ड नहीं हो सकती, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ एग्जैक्टली मेरे पास है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने एओबी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई है, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ये ओ पॉइंट, ए पॉइंट यहां पर, और बी पॉइंट मैं यहां ले रही हूं। क्या ये एओ बी जो है इसको डायमीटर बोलोगे? हालांकि अगर एओ प्लस ओ बी करोगे, ये भी 2r है, बट आई विल आई से हियर एओ बी इज द डायमीटर? तो जब भी हमारे पास टू टाइम्स रेडियस कोई वैल्यू दी होती है, वो जरूरी नहीं डायमीटर हो, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी वो डायमीटर होगी और सेंटर से पास करे। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब हमने क्या किया, चलो इसी पे आते हैं। लिख लिया सबने डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सब लिख लिया ना हमने? अब इसके बाद अगर हम आर्क के एंड पॉइंट्स मैंने लिए,
ए बी आर्क है, अगर आर्क से चलते हैं, सर्कल से चलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन से चलते हैं तो कॉर्ड है। अगर मैंने इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से जोड़ दिया, सेंटर से लाइन लगाई, रस्सी ली, सेंटर से उन्हें कनेक्ट कर दिया, तो ये एक हिस्सा बन जाता है हमारे पास। ठीक है, एक ही ऐसे अलग से पोर्शन आ जाता है। जैसे कि द एग्जाम्पल इज अ पिज्जा स्लाइस। ठीक है ना, हमने ले लिया। तो अब पिज्जा स्लाइस लिख लो। अगर आप पिज्जा स्लाइस चेक करते हो, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर कहा जाता है उसको। तो अगर एक पिज्जा स्लाइस को जैसे आप पुल आउट करोगे उसको, दैट यू आर पुलिंग आउट अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ सर्कल, अ पार्ट ऑफ द बिगर सर्कल। छोटा सा आपने पार्ट लिया, दैट वी से इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? तो सेक्टर दो रेडियस और इस आर्क से बना है। सेक्टर में तीन बाउंड्रीज हैं, टू रेडियाई एंड वन आर्क। छोटा है तो छोटा सेक्टर, बड़ा है तो बड़ा सेक्टर। एंगल के हिसाब से नहीं है, एक होगा मेजर सेक्टर, एक होगा माइनर। कोई एंगल का मतलब नहीं है, जो छोटा है दोनों में से। सेक्टर से दो हिस्से बन गए ना सर्कल के। कल मैंने एक सर्कल लिया, ऐसे ये हिस्सा पुल आउट किया, तो दो हिस्से सर्कल के बन गए। जो छोटा होगा दैट इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, जो बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। क्लियर हो गया इतना हमें? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। कॉर्ड भी बना दी, रेडियस भी ड्रॉ कर दी। तो अब आप देखोगे आपके पास ये थ्री साइडेड एक ट्रायंगल एओबी बन गया। ठीक है, अब ये जो पोर्शन हमारे पास रहा ना, दिस वी से इज द सेगमेंट। ठीक है, तो मैं सेगमेंट बता भी देती हूँ विदाउट ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये कैसे बनाना है, मैंने सर्कल दिया आपको, एक सर्कल शेप दी, आपने उसे ऐसे कट कर दिया। ठीक है, तो जो हिस्से हमारे पास आए वो हो गए सेगमेंट्स। ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, छोटी है तो माइनर सेगमेंट, बड़ी है तो मेजर सेगमेंट। ये हमारी छोटी सी चीजें अबाउट द सर्कल। अब इसमें लिखा है ऑल डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू टू टाइम्स रेडियस। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क, जैसे बैंगल्स होती हैं, बैंगल का हिस्सा हो जाएगा। अगर हमने सर्कल को दो हिस्सों में कट कर दिया तो एक हमारे पास हो जाता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अगर पिज्जा स्लाइस की तरह पुल किया है हमने तो दैट इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है, और एक चीज और है हमारे पास, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एक आर्क ही है, सर्कल का हाफ। एन आर्क इज अ सेमी सर्कल when its ends are ends of diameter. An arc is a semicircle when its ends are ends of diameter. ठीक है ना, मतलब हमने आधा हिस्सा कर लिया सर्कल का तो हमारे पास आ गया सेमी सर्कल। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं, आर्क की बात करें, कॉर्ड की बात करें या फिर सेगमेंट की बात करें। देखो बनते सर्कल के वही हिस्से हैं, बस हमने पाथ अलग अलग लिया होगा। सेगमेंट एक रीजन है, आर्क एक बाउंड्री वॉल है, आर्क एक बाउंड्री लाइन है, और सेक्टर है एक पूरा एरिया लिया हुआ है हमने। समझ में आ गई? आर्क है एक लाइन, सेगमेंट है एक हिस्सा सर्कल का, और सेक्टर भी एक हिस्सा। ठीक है, और कॉर्ड स्ट्रेट लाइन है।
आर्क इज अ सर्कुलर लाइन, सर्कुलर पाथ है, कॉर्ड स्ट्रेट लाइन है। अब होता क्या है हमारे पास, तो मान लो जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का एक सेंटर लिया, यहां से ए और बी पॉइंट्स मार्क किए, ठीक है। तो आर्क ए बी, छोटी वाली आर्क की लगाए। जब हम इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं, देखो मैंने दो स्ट्रेट लाइंस को एक फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन किया है, तो जो हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल एओबी, और ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क होता है कि उसने देखो सेंटर जो पॉइंट है वो फिक्स रहेगा, तो जो सेंटर पे एंगल बनाया वो सबके लिए एक सेम होगा। अगर एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है तो सेंटर अगर ओ मेरे लिए है तो आपके लिए भी वही है, ठीक है ना। इफ आई गिव यू अ सर्कल और सेंटर मार्क किया, मैं कहूंगी सेंटर को देखो, तो सभी ओ पॉइंट पे देखोगे। बट इफ आई से नहीं, सर्कल पे कोई पॉइंट लो, तो आप कहां पर पॉइंट मार्क करोगे? आई ब्लाइंड फोल्ड, या मैं रैंडमली सबको दूं, मैं कहूंगी एक पॉइंट जहां मर्जी मार्क करो, तो सबकी मर्जी होती है, अपनी अपनी मर्जी से पॉइंट मार्क करते हैं। कोई यहां मार्क कर देगा, लेकिन सेंटर बोलूंगे तो फिक्स रहेगा, तो हम सर्कल को उसके सेंटर से ही डिफाइन करते हैं। लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, ठीक हो गया। तो आर्क कभी भी एंगल सबटेंड करती है तो वो सेंटर पे होता है, और उसको हम कभी कभी मेजर ऑफ आर्क भी कहते हैं। मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल एओबी। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट मेजर ऑफ एन आर्क, एंगल इट सबटेंड्स एट द सेंटर, ठीक है ना। सर्कल पे पॉइंट लेने को कहूंगे तो बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स आएंगे रैंडमली, लेकिन अगर मैं कहूंगी सेंटर बनाओ, तो आप सेंटर का एक ही पॉइंट सब मेरे को लेकर आएंगे। अगर मैं ट्रेसिंग पेपर पे सर्कल ड्रॉ करके देती हूँ और मैंने आपको कहा कि ब्लैक पेन से इस पे पॉइंट्स मार्क करो सर्कल पे, सर्कल के ऊपर, तो ऊपर तो पॉइंट्स आई विल रैंडमली होंगे, इफ आई कीप इट वन ओवर द अदर, है ना। तो कोई एक, किसी ने यहां मार्क किया होगा, किसी ने यहां। अब कैन यू अंडरस्टैंड, अगर सबके सेंटर सेम है, सबको सेंटर मैंने मार्क करने को कहा, सबने सेंटर मार्क किए, तो सबके सेंटर कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आएगा। बात समझ में आई? सेंटर तभी मैं कह रही हूँ एक होता है, सबके लिए वही सेम पोजीशन पर होगा, लेकिन पॉइंट ऑन द सर्कल सबकी पोजीशन सेम नहीं होगी। अंदर पॉइंट लेने को कहा सेंटर के अलावा, तो उसकी भी पोजीशन सेम नहीं होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड, अब यही एंगल कॉर्ड भी बना सकती है, ठीक है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बाय कॉर्ड, बात तो एक ही होती है, बस कभी कभी लिखने में, यूज करने में हम अलग करते हैं। क्लियर हो गया इतना? तो सबसे पहला रूल आपके पास था, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at the center. Equal chords subtend equal angles at the center, ठीक है। और इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है, कि इफ एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स एट सेंटर इक्वल है, इफ एंगल्स एट सेंटर आर इक्वल, देन आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल। आर्क्स कह दो या कॉर्ड्स कह दो, ठीक है। यहां पर मैं कॉर्ड्स कह दूं या आर्क कह दूं, बात एक ही है। बने तो दो एंड पॉइंट्स में ही है ना, आप सर्कुलर पाथ पे जाओ या फिर आप स्ट्रेट लाइन में जाओ। तो सबसे पहली थ्योरम आपकी यही है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड और आर्क एट द सेंटर। अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल है, आर्क्स इक्वल है, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर हमारे एंगल्स इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है, अब इसका प्रैक्टिकली देखो, मतलब ये है कि मैंने एक आर्क बनाई यहां पर, ये ली ए बी, और यहां पे बनाई पी क्यू, सेंटर लिया और ये बनाया एंगल एओबी, इसको नेम दे दिया, इसको मेजर दे दिया एक्स। ऐसे ही मैंने पी और क्यू को भी ज्वाइन किया, मैंने कहा इसको भी एक्स नेम दिया सेंटर से। दोनों एंगल सेम है, मतलब आपने रियलाइज किया कि एंगल एओबी और एंगल पीओ क्यू तो सेम है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकालोगे, कि हमारी आर्क ए बी, उसकी लेंथ, आर्क पी क्यू, उसकी लेंथ सेम है, ठीक है। इसका मतलब जो ए बी का जितना पोर्शन आएगा ना, मैं ए बी कट करूंगी,
और पी क्यू को भी कट करूंगी, एक के ऊपर एक रखूंगी तो बिल्कुल एज टू एज, किसी के पास ज्यादा नहीं किसी के पास कम नहीं। समझ में आ गई बात? दोनों के पास इक्वल हिस्सा है सर्कल का। समझ में आ गया है ना? अच्छा मैं पूछूं कॉर्ड के बारे में बताओ, तो कॉर्ड क्या होगी? अब बात तो वही है ना? एज टू एज जितना मैं उस कॉर्ड को, अब उसका धनुष बना रही हूँ, मैंने बैंगल का टुकड़ा लिया एंड आई ट्राई टू डेकोरेट, और मैं उसका उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बना रही हूँ, कुछ भी मैं उससे पीस बना रही हूँ डेकोरेशन का, तो मैं उसको कवर कर रही हूँ विद द थ्रेड में टाई कर रही हूँ, तो जितना थ्रेड मुझे चाहिए उतना ही थ्रेड किसी और को भी चाहिए होगा। समझ में आ गई बात? राइट, दैट मीन्स इफ आई पिक दिस पोर्शन ए बी, अपना स्केल लो, उसको ऐसे रखूंगी, तो जितना पोर्शन मेरे पास आया उतना ही बी क्यू के पास होगा। क्लियर हो गया? दैट इज व्हाट इट मींस, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। और अगर सेंटर्स पे एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स की लेंथ या आर्क की लेंथ बिल्कुल सेम है, इक्वल है। क्लियर हो गया? तो इसका प्रूफ भी था हमारे पास, ये मैंने आपको करवाया भी था, बहुत इजी है। अगर आपके पास ये दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है कि एंगल्स इक्वल है, तो एस रूल लगा के कॉर्ड्स को इक्वल कर सकते हो, और अगर कॉर्ड्स इक्वल है या आर्क्स इक्वल है तो एस लगाकर आप एंगल्स को भी इक्वल कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ये अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो अब इसके बाद, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारी थी, जो बहुत यूज होती है, वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। perpendicular from center bisect the chord। 9.2 तक किया था, 9.2 मतलब तुम्हें वो थ्योरम से मेन करवाना है। अच्छा आज का ना होमवर्क एक तो ये रहेगा, तुम अपना होमवर्क अपना पेपर पूरा करके आओगे, तुम भी पेपर पूरा करोगे अपना, जो भी गलतियां हुई हैं मुझे एक बार पूरा सॉल्व करके दिखाना है, मिस स्कूल का पेपर। और इसके ना जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, पिछला जो भी रिवाइज किया हुआ है, आई शुड हैव योर डाउट्स टुमारो क्लास में कि मैम ये नहीं आया, ये करवा दो, वो करवा दो। समझ में आ गई बात? ये वरना मैं क्लास में लिखवाऊंगी और तब समझ नहीं आया ना, फिर देखना क्या हल करती हूँ। तब आया ना कि मैम ये समझ नहीं आया था, मुझे ये पता नहीं मैम, ये रह गया था, वो रह गया था। ठीक है, तो हमारे पास 9.2 पूरी करवा दी थी मैंने, इसके बाद तो फिर इजीली हो जाएगा 2-3 दिन में काम। अब हमारे पास है perpendicular from center bisect the chord। perpendicular from center bisect the chord, इसमें नहीं दिया, राइट? सो व्हाट वी से, हमारे पास सर्कल है, इसमें मैंने कॉर्ड ड्रॉ की ए बी, कॉर्स यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट पी, इसका सेंटर लिया ओ, ओ से ना एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया ए बी को, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ओपी का काम क्या होगा, मैंने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ओपी ने जाकर एबी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू बीपी। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कहां से? सेंटर से कहां पर? कॉर्ड तक। कॉर्ड को क्या करेगा? हाफ हाफ कर देगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में हमने क्या कहा? कॉर्ड अपनी जगह है, ये सेंटर अपनी जगह है। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है? अब यहां पर मैंने क्या किया? कॉर्ड का मिड पॉइंट मार्क किया, एम, कॉर्ड का मिड पॉइंट एम वो मार्क किया, और उसके बाद ओ एम को ज्वाइन कर लिया, ओ से एम तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इतना करने के बाद रियलाइज किया कि ये एंगल तो बन रहा है 90। इसका मतलब द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मैम इसका प्रूफ है। प्रूफ हाँ कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना फ्रॉम द सेंटर, यस। ये परपेंडिकुलर, दिस इज रेडियस,
AO इज इक्वल टू BO, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO 90। RHS से आपका प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया? यस मैम। है ना? तो आपका इसका सेकंड जो है कन्वर्स है वो क्या है? लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। तो मतलब ये है कि अगर आपने सेंटर से लाइन ड्रॉ की है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड तक, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्लियर हो गया? चार थ्योरम्स लिखवा देना इस तरह से मैंने, एक मेन फिर उसका कन्वर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी इक्वल होगा। एंगल भी सेम बनाते हैं, सेंटर से उतनी ही दूरी पे होंगे। अगर मैंने कहा AB इज इक्वल टू CD, देन डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर, ये इक्वल होगा। OM इज इक्वल टू ON, एंड बाय डिस्टेंस आई मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नहीं कि सेंटर, जब सड़क क्रॉस करते हो तो सीधे भागते हो, डायगनल नहीं भागते हम लोग कभी भी, स्लांट में नहीं टर्न करते, वी ऑलवेज वॉक स्ट्रेट बिकॉज परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर को हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानते हैं। ठीक हो गया? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में मैंने आपको क्या कहा था कि कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट, chords which are equidistant from center are equal in length। जो इक्विडिस्टेंट होंगी सेंटर से, उनकी लेंथ भी सेम होगी। ये सर्कल में एक सिमेट्रिक फिगर है। आप सेंटर से खड़े हो रहे हो, आपको मैंने कहा कि एक लेंथ, एक 6 सेंटीमीटर की कॉर्ड ड्रॉ करो। आप उसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, आप यहां से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं सर्कल को हल्का सा हिला दूं, मैं एक के ऊपर एक सर्कल को, एक उस कॉर्ड को स्टैक कर सकती हूँ कि कॉर्ड सबकी एक के ऊपर एक आए। तुम्हें मैंने एक लकड़ी का पोर्शन दिया सर्कल की शेप में, ठीक है ना, लकड़ी की एज टू एज फ्रेम दे दिया आपको। मैंने उसमें कहा रस्सी बांध दो, 6, आपके पास एक लेंथ दे दी, रस्सी चिपकानी है आपने। आपने लेंथ देखकर ना उसकी चिपका दी, उसको एज टू एज, उसको रिबन चिपका दिया, बांधा भी नहीं, नॉट भी नहीं किया कि किसी का छोटा बड़ा होगा। आपने एक सेम लेंथ मैंने दिया जो बिल्कुल एज टू एज एक तरह पॉइंट पे फिक्स हो सकता है, आपने उसमें चिपका दिया। ठीक है, नाउ इफ आई ट्राई टू होल्ड इट, या मैंने आपको कोई और लकड़ी दे दी, ठीक है, कोई और एक वुडन पीस दिया, आई गिव यू अ सर्कुलर फ्रेम वुड का, और मैंने आपको एक छोटी सी वुडन पीस दे दिया स्ट्रेट रॉड्स टाइप सी वुड की, और मैंने कहा इसको यहाँ पे चिपका दो। तो आपने उसको एज, मतलब ये ना बस आगे ना निकले, ऐसा ना हो कि आगे निकले ऐसे हो, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको उसे प्लेस करना है। तो आपने अपने हिसाब से जहां पर आपको समझ में आया, है ना, आपने कहा, किसी ने उसको मुझे इस तरह से लाकर पकड़ा दिया, ऐसे चिपकाकर, कोई बच्चा रहकर आया उसने मुझे इस तरह से दिया। अब मैं इसको रोटेट करके एक के ऊपर एक प्लेस कर सकती हूँ ना। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब चाहे किसी ने मुझे ऐसे टेढ़ा करके ड्राइंग किया और मुझे लाकर दे दिया, बट थोड़ी सी इसको घुमाने के बाद मैं इसको घुमा दूंगी और इसको इस पर प्लेस कर दूंगी। ठीक है ना? अगर मैं सेम टू सेम प्लेस कर सकती हूँ, तो इसका जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, और जिन कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होंगी वो इक्विडिस्टेंट होंगे, और जो इक्वल डिस्टेंस पर बनाए गए हैं, ठीक है, उनकी लेंथ भी सेम होगी। क्लियर हो गया? मैंने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट का कॉर्ड के ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ रिवीजन के लिए, कभी कभी एमसीक्यू में आ भी जाता है। लिखो,
ये ना आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट हाँ दिस कुड बी पार्ट ऑफ योर पेपर, और डाल रहे हैं टीचर्स ना, बेधड़क होकर डाल रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ना ये क्वेश्चन करवाया था। Let me just open it. करो। ना टीचर्स आपकी बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटल हो गई है पेपर के साथ। दे डोंट हेजिटेट टू पुट अ क्वेश्चन। मुश्किल है, डिफिकल्ट है, वो तो बात की बात है, वो कहते हैं डाल दो, करेंगे बच्चे अपने। लिखो। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर, सिर्फ रिविजन करवा रही, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड is 16 centimeter. Distance from center. Its distance from center is 15 centimeter. Find radius of the circle. जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हमेशा स्टार्ट बाय ड्राइंग द फिगर। सर्कल तो कहा हुआ है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, सर्कल तो दिया हुआ है हमें, सर्कल ड्रॉ करो। फिर उसने क्या दिया हुआ है, कॉर्ड, कॉर्ड ड्रॉ कर दो, उसको नाम दे दो अच्छा सा एक। अब सर्कल है तो उसका एक सेंटर भी होगा, वो भी हमने बना दिया। कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 16। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कहा जाता है तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कितना दे दिया, 15। अब मेरी थ्योरम क्या कहती है, बताओ सब। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है। तो हमारे पास जो ये बीडी आएगा, कितना आ जाएगा, 16 का हाफ हो जाएगा। लिखोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बीडी विल बी 8 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस लगाओगे ट्रायंगल बीओडी में, है ना, जो मैंने नाम दिया है, तो आपके पास बीओ की लेंथ आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। बीओ की लेंथ हो जाएगी 17 सेंटीमीटर्स। अच्छा ये बताओ, दिस इज अ वेरी जनरल नॉलेज क्वेश्चन टाइप है ये, वैसे भी जनरल नॉलेज नहीं, मतलब इसी का रिलेटेड, बट थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग सोचने वाला। लिख लिया सबने, 17 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अच्छा इसी का पता क्या होता है, अदर वे राउंड कैसे करते हैं, मान लो कभी कभी ना इसी का ऐसे दे देते हैं, मान लो मैंने आपको पता क्या दिया है, मैंने दे दी रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, लेट मी टेक इट एज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ नहीं दी मैंने आपको, मैंने आपको कहा रेडियस है जी सर्कल का 5 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मैंने कहा है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉर्ड की लेंथ क्या है। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस लगाया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, 4 5 है, 5 हाइपोटेन्यूज में है, तो बीडी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट एबी? डबल ऑफ बीडी हो जाएगा विच विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस को हमेशा जो भी लेंथ निकालते हो डबल करना होता है। क्लियर हो गया ना इतना? द क्वेश्चन सेज, बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है वन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, one chord of a circle is given to be 10 सेंटीमीटर। सर्कल के कॉर्ड की लेंथ दी हुई है आपको 10। उसने कहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल मस्ट बी 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेस देन 5 सेंटीमीटर। बैठ जा रही हूँ, बैठ जाओ। सर्कल इज गिवन टू बी 10। अच्छा बता, रेडियस क्या होगी इसकी? 5 सेंटीमीटर चाहिए, मोर देन 5, मोर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 5। समझ में आ गया? सबका आंसर क्या है? सी पार्ट लॉजिकल है ना? या तो रेडियस 5 होगी, इन दैट केस दिस कॉर्ड विल बी द डायमीटर, या फिर रेडियस इससे भी बड़ी होगी तो 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड उसमें एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब इसका थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था, लिखो। टू पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ की हुई है, लिखो। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी of length, two chords AB and CD of length 5 centimeter and 11 centimeter are parallel to each other, are parallel to each other and are on opposite side of its center। ठीक है, distance between AB and CD is 6 centimeter, find the radius।
पहले तो फिगर ड्रॉ करो इसकी भाई बड़े आराम से। एक सर्कल का हुआ है, दो कॉर्ड्स कही हुई है। अच्छा, ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर का मतलब क्या होता है? कॉर्ड को ना, दो पैरेलल कॉर्ड्स को प्लेस करने के दो वेज होते हैं। आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है ऑपोजिट साइड, एक होता है सेम साइड। इसके बाद ना हम यही क्वेश्चन सेम साइड के साथ भी करेंगे। आपको दिया हुआ है ऑपोजिट साइड, आजकल देते हैं। है ना, पहले काम होता था कि जहां पे दिया ही नहीं हुआ था, हमें कहा था डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इज 6 सेंटीमीटर, तो हमें दोनों ही केसेस बनाकर सॉल्व करना था, ऑपोजिट साइड सेम साइड। तो पहले आपको दिया हुआ ऑपोजिट साइड, इसका मतलब क्या हुआ ऑपोजिट साइड? डिफरेंट सेमी सर्कल्स में है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ, ए बी को देख रहा हूं तो मुझे सी डी नहीं दिख रही, और अगर मैं सी डी को देख रही हूं तो मुझे ए बी नहीं दिख रही, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, देखो हमने कहा डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो जैसे जैसे कॉर्ड बड़ी होती जाएगी सेंटर के पास आती रहेगी, ठीक है। तो लॉन्गर कॉर्ड्स आर क्लोजर टू द सेंटर, नियरर टू द सेंटर लिखते हैं। लॉन्गर द कॉर्ड, लॉन्गर कॉर्ड्स आर नियरर टू द सेंटर। जितनी कॉर्ड बड़ी होती रहेगी उतना सेंटर के पास आती रहेगी। ठीक हो गया इतना? अब क्योंकि पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी पैरेलल दी हुई है, ठीक है। ए बी की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर। इनका डिस्टेंस सेंटर से निकाला। अच्छा, क्या मैं अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकालती हूं तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा? यहां से मैंने पॉइंट एम लिया, इसको पॉइंट एन लिया, क्या एम ओ एन एक स्ट्रेट लाइन होगी? है ना, क्योंकि यहां पर भी 90 बन रहा है, यहां पर भी 90 बन रहा है, दोनों पैरेलल भी हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सो दैट मीन्स हमारी एम ओ एन विल बी अ स्ट्रेट लाइन इफ वी टेक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और मुझे दिया हुआ है एम एन जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और इन बिटवीन कहीं इसके पॉइंट ओ भी है। क्लियर हो गया? अब कहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ ना रेडियस निकालो सर्कल की। अच्छा, रेडियस निकालनी है तो रेडियस बनानी भी चाहिए हमें। कैसे बनाओगे रेडियस? ओ को किससे ज्वाइन करें कि रेडियस बन जाए? ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन किससे ज्वाइन करें कि हमारे पास रेडियस आ जाए? सर्कल पे चार पॉइंट्स गिवन है ना, डिफाइन कर दिए ए बी डी सी। तो आई ज्वाइन ओ विद बी, आई ज्वाइन ओ विद डी। ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। बात समझ में आ गई सबको? इसमें आप क्या करोगे? एम एन आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, देयरफॉर ओ एन इज 6 - x सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कुछ समझ में आया हो तो बताओ, बिकॉज दिस इज द मेन स्टार्टिंग। इसके बाद तो दो ट्रायंगल्स हैं, बी एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, जिसमें पाइथागोरस लगनी है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई सबको? एम एन की लेंथ हमने ली 6 सेंटीमीटर, ओ एम हुआ एक्स, ओ एन हुआ 6 - x। एवरीवन क्लियर विद दिस? है ना, इतनी तो पिक्चर क्लियर है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? अब आप मुझे बताओ बी एम की लेंथ क्या होगी? ए बी की लेंथ कितनी थी? ए बी की लेंथ कितनी थी? 5, तो बी एम की कितनी होगी? 5/2 हो गई ना, 2.5 या 5/2। एंड व्हाट अबाउट डी एन? सी डी की लेंथ कितनी है? 11, तो 5.5 या 11/2। अब पाइथागोरस लगा लो दोनों ट्राइंगल्स में। बी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और यहां पर होगा डी एन स्क्वायर
प्लस ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी। दोनों ही ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अब क्या करना चाहिए हमें? दोनों पाइथागोरन इक्वेशंस जो हमने बनाई है ना, वही हमें आर स्क्वायर के इक्वल वैल्यू दे रही है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। 5/5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - x का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसको। 6 - x के होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12x इज इक्वल टू 96/4 कितना होता है? 24 प्लस 36 जो कि होता है 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। मैं ना सारी असाइनमेंट दोबारा से सेंड कर रही हूँ। मेरे को ना ये ना हो मेरे पास है नहीं है कुछ भी।
तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। नहीं, माइनस माइनस कैंसिल होगा ना, आंसर माइनस में आएगा ज्यादा। बात वही है, 60 आएगा। एक्स तुमने 5 ले लिया, ठीक है, अब रेडियस निकालनी है। तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो 25/4 प्लस 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 125/4 इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लोगे तो 5√5/2 आ जाएगा। दिस इज द रेडियस, 5√5 डिवाइडेड बाय 2। मैंने कोऑर्डिनेट की वर्कशीट भेजी नहीं थी क्या? हो नहीं सकता, बाद में भेज। मैं सीरीज में सारी वर्कशीट्स भेज रही हूँ। कोऑर्डिनेट और लीनियर इक्वेशंस मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से कर लो, कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। सब प्रैक्टिस हो जाएगी, अपार्ट फ्रॉम दोज और 3x 3y वाले जो आए थे वो भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपके बेसिक सारे छुटपुट छुटपुट जो सारे हैं वो इकट्ठे करके लिए हुए हैं, सब क्लियर हो जाएगा। वर्कशीट आ गई ग्रुप में, देखना। सेकंड वाली वर्कशीट आ गई पॉलिनॉमियल्स की, मैं थर्ड फोर्थ इकट्ठी भेज रही हूँ। हो गया बेटा, ये हो गया ना क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो। पॉलिनॉमियल्स की दोबारा से। ठीक है, फिर मैंने आपको करवाया था, क्वेश्चन भी करवाता हूँ। नेक्स्ट लिखो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, कभी कभी असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू में आ सकता है। सर्कल्स थ्रू 1 पॉइंट, सर्कल्स ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट, थ्रू 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स। ठीक है, हाउ मेनी। अच्छा, ऐसा ना, लास्ट ईयर क्या हुआ था, 10th में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया था टेंजेंट्स का, नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कल्स का, तो ऐसा ही था। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम इफ द पॉइंट इज हियर। तो ऑप्शन स्टार दिए हुए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो सर्कल्स थ्रू 1 पॉइंट मतलब इसका यह है कि अगर मैंने आपको एक पॉइंट ए मार्क करके दिया, इस ए पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइटली मैनी। एक पॉइंट से पास करते हुए हम बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से पास करते हुए हम बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मैं 2 पॉइंट्स बना दूं, इनसे पास करते हुए कितने सर्कल्स बन सकते हैं? ये भी होंगे इनफाइनाइटली मैनी। दो से भी आप पास करते हुए बहुत सारे सर्कल्स, देखो यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने एक दो पॉइंट्स को फिक्स रखा हुआ है और ये दो सर्कल्स आपके सामने ड्रॉ किए, एक छोटा बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है, नाउ इफ आई pick this and I can place it, I can make the position such that it passes through points A and B। अब मैं दूसरा वाला उठाती हूँ, इसकी भी पोजीशन ऐसे रख सकती हूँ कि ये ए और बी से पास करते हुए जाए। समझ में आ गया? सो इनफाइनाइटली मैंने ऐसे ही तीसरा सर्कल ड्रॉ करूंगी, वो भी ए बी से पास करते हुए बन सकता है। तो देर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स। लेकिन जब एक सर्कल 3 पॉइंट से पास करता है तो ऐसे कितने सर्कल्स ड्रॉ सकते हैं? तो आप लिखोगे वन एंड ओनली वन। One and only one circle can be drawn passing through one and only one circle can be drawn passing through three non-collinear points।
one and only one circle can be drawn passing through three non-collinear points. ये ना आपने क्या करना है, ये पेज नंबर ना पुरानी बुक का है, पुरानी बुक किसी के पास अच्छी कंडीशन में हो ना, उसके पेजेस को फोटो स्टार्ट कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आ जाते हैं। ठीक है। देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो इसकी कंडीशन को थोड़ा सा समझोगे ना, अगर आप लिख लिया सबने ये, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं, अगर इनकी फिगर बनाओगे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की तो क्या होगी, हमेशा ट्रायंगल बनेगी। सो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज मेक अ ट्रायंगल। और जब भी एक ट्रायंगल बनेगा, इनसे पास होता हुआ, इनके वर्टिसेस से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो ही जाएगा। वर्टिसेस से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ होता ही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इसको, ठंडी भी इसका कर जाती है। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के बाहर उसके वर्टिसेस से पास करता हुआ एक सर्कल बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो इस सर्कल को, जो ट्रायंगल के ऐसे बाहर बनता है ना, अब बाहर ये नहीं कि हमने ट्रायंगल ऐसे बनाया और ये सर्कल बनाया, नहीं, उसके वर्टिसेस से पास कर रहा हूं, वो बाहर है। समझ में आया? राइट। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं, इस वाले सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ऐसे वाले सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। अच्छा, अगर मैंने कहा था एक सर्कल बनता है, तो साथ में उसका क्या बन जाता है, कभी भी एक सर्कल ड्रॉ हुआ तो साथ में उसका क्या बनेगा हमेशा, अगर एक सर्कल है, हाँ, रेडियस और सर्कल का एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्क। लेना होता है ना, तो डायमीटर रेडियस नहीं लेते हो आप, क्या लेते हो, सेंटर पॉइंट लेकर उसके अराउंड घुमाते हो कंपास को, है ना। दैट सेंटर इज, वो हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हिलते हो तो सर्कल खत्म। तो सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। सर्कल का एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है उसका सेंटर। क्लियर हो गया इतना? तो सर्कल है, उसका सेंटर होगा, इस सेंटर को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। इस सेंटर को बोला जाता है सरकम सेंटर। किसके, सरकम सर्कल के सेंटर को। और जो ट्रायंगल की साइड्स बनी है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, सर्कल के लिए क्या बन गई, अगर सर्कल के हिसाब से देखो तो ए बी क्या है उसके लिए, कॉर्ड। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। सेंटर, सरकम सेंटर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल लिख लिया सबने, मैंने इरेज कर दिया है। अब इस सेंटर से मैं, क्योंकि बीसी भी कॉर्ड है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब अगर मैंने ये ओ एम ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू बीसी, मैं लिखूंगी ओ एम बाइसेक्ट बीसी। ठीक है। तो ओ एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। कर सकते हो ऐसी बात में, ओएम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, राइट। तो सरकम सेंटर कहां से आता है, सरकम सेंटर लोकेट करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, दैट इज द, देखो, कॉर्ड होगी तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कॉर्ड है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो आप किसी कर्वी एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन है तो उसको परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया, उसको बाइसेक्ट भी कर दिया। तो जब भी हमें सरकम सेंटर लोकेट करना होता है, दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। किसके,
साइड्स के ऑफ ट्रायंगल। सरकम सेंटर कहां बनता है? देखो ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तीनों ही जो ट्रायंगल की साइड्स हैं इसके लिए कॉर्ड्स हैं, तीनों को हमने बाइसेक्ट किया और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरे पास सेंटर बन के आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर देती हूँ साइड्स के, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से मुझे क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये चीज लिख लो, ये 10th में बहुत काम आने वाली है। और 9th में भी लास्ट ईयर मीडियंस पर क्वेश्चन था, विच इज 1 मार्क का क्वेश्चन केस स्टडी में 9th सीबीएसई ने सेहोदया पेपर से आया हुआ था। ठीक है, वो रिवाइज करवाऊंगी भी, और अगर वो आ सकता है तो ये चीज सब चीजें भी आ सकती हैं। क्लियर हो गया इतना? और कल हमने करने हैं इसके एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं 9.2 दोबारा से करवाऊंगी आपको। ठीक है, आपकी 9.2 दोबारा से। और इसके बाद 9.3 मेन एक्सरसाइज है, उसे हमने सॉल्व करना है और उसकी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास के टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगी, कुछ नहीं कहा गया तो 4 बजे आपकी क्लास है। ठीक है।